ये इंटीग्रेशन का है। चलिए साहब शुरू कर रहे हैं पढ़ाई। चलिए साहब, कुछ होमवर्क दिया था क्या आज? ठीक। लिखें। तो डिफरेंशिएशन के बाद अगला जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन। बहुत छोटा टॉपिक है और ज़्यादा इसमें समस्या नहीं आती। सबसे जो पहला फॉर्मूला है वो आप सभी को पता है, लिखना शुरू करें। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, इसका होता है जो भी पावर में है उसमें एक बढ़ाएं और उसी से क्या कर दें, डिवाइड। तो पढ़ने का तरीका क्या है वो सीखिए। अब बातचीत बंद कर दीजिए। इंटीग्रेशन, ये सिंबल है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन करना चाहते हैं किसका, x की पावर n का विथ रेस्पेक्ट टू x। dx नहीं बोलते, क्या बोलते हैं उसको, x विथ रेस्पेक्ट टू x। तो जो भी पावर है उसमें एक बढ़ाइए और उसी से क्या कर दीजिए, डिवाइड। सबसे फेमस और सबसे ज्यादा काम का यही है। बस इसमें एक लिमिटेशन है, n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर n की वैल्यू -1 हो गई, एक बार यहां रख के देखिए, n -1 रख दीजिए, तो -1 + 1 0, डिवाइड में 0 हो जाएगा, आंसर इन्फानाइट आ जाएगा। तो x की पावर -1 नहीं हो सकता। -1 का अलग फॉर्मूला है जो भी थोड़े समय बाद पढ़ेंगे। ये क्या है आशीष, c, ये है कांस्टेंट। दो तरह का इंटीग्रेशन होता है। जब लिमिट नहीं आती तो उसे बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन ज्यादातर तो हमारे फिजिक्स में डेफिनिट ही काम में आता है। जब इनडेफिनिट होता है तब एक कांस्टेंट चलाते हैं c। सबसे ज्यादा 90% प्रश्न केवल इसी से हल हो जाते हैं। x की पावर n का x की पावर n+1 अपॉन n+1। याद रखने का तरीका ऐसा करिए, जो भी पावर है उसमें एक जोड़िए और उसी से क्या कर दीजिए, डिवाइड। डिफरेंशिएशन में अलग होता था, पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ। इसमें है एक जोड़ना है और उसी से डिवाइड। सबसे ज्यादा काम का यही है। अब इस पे 5-6 छोटे छोटे सवाल करके देखो, इसी से आपको खेलना है। जैसे पहला, x² dx, x की पावर 5/2 dx, √x dx, √x dx। बहुत तसल्ली से
क्योंकि इंटीग्रेशन में डर ज्यादा होता है। अच्छे से देखिए, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, जो भी पावर है उसमें एक जोड़ दीजिए, 2+1 अपॉन 2+1 प्लस कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा x³ अपॉन 3, x³ अपॉन 3, जो भी पावर है उसमें एक जोड़ दीजिए बिंदास। 5/2 है, जो भी पावर है उसमें एक जोड़ दीजिए, 5/2 प्लस 1, 5/2 प्लस 1, कोने में देख लीजिए 5/2 प्लस 1 क्या होगा, 2 एलसीएम लिया, 5 प्लस 2 7/2, तो x की पावर 7/2 अपॉन 7/2। इसके बिना काम तो चलना नहीं है, तो अच्छे से ही सीख लो ना ताकि दिक्कत नहीं आए, 100% शानदार तैयार हो जाए। जो भी पावर है उसमें एक जोड़ी और उसी से क्या कर दीजिए, डिवाइड। क्लियर है? अब रूट एक्स, रूट रूट की पावर क्या होती है, रूट की पावर 1/2, तो x की पावर 1/2। अभी इंटीग्रेशन नहीं किया, अभी तो केवल रूट की पावर लगाई है। रूट की पावर होती है हाफ, 1/2। जो भी पावर है उसमें एक जोड़ दीजिए और उसी से डिवाइड कर दीजिए, 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2। चाहे तो इसको ऊपर ले जाइए, तो 2/3 एक्स की पावर 3/2। ये पहला रूल है, सबसे ज्यादा पॉपुलर, 90% सवाल में आपका x की पावर n काम में आता है। इसको एक बार दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, जो भी पावर है उसमें एक जोड़ना है, उसी से डिवाइड करना है। अभी इंटीग्रेशन पे लिमिट नहीं लगाई है, इसे कहा जाता है इनडेफिनिट। अभी लिमिट लगा देंगे तो वो हो जाएगा डेफिनिट। क्या होगा लिमिट लगाकर, वो देखेंगे कुछ समय बाद। आइए सेकंड कॉन्सेप्ट समझते हैं। सेकंड है टिक्नोमेट्री का, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। वहां होता था साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, यहाँ इंटीग्रेशन माइनस कॉस। कोई एक याद कर लीजिए, अगर डिफरेंशिएशन याद है तो इंटीग्रेशन में लगा लीजिए माइनस, दोनों याद करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। यहीं पास में लिख लें ताकि कंफ्यूजन ना हो, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, ताकि दिक्कत ही नहीं आए। तुरंत तुरंत यहीं दिखता रहेगा तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इंटीग्रेशन में माइनस आता है जबकि डिफरेंशिएशन में नहीं आता। उसी तरह से cos x का होता है प्लस साइन एक्स, प्लस साइन एक्स। e की पावर x का e की पावर x ही होता है, जो डिफरेंशिएशन होता है वही इंटीग्रेशन होता है, उल्टा होता है बेसिकली। 1/x का 1/x का log x, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, याद होंगे तभी अच्छा काम चलेगा। आप मनी मन एक बात भी बोल सकते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। देखिए ना, रिवर्स है कैसे, अगर यहीं आप लिखिए, अगर मैं log x का डिफरेंशिएशन लिखता था तो वो 1/x आता था। ऐसे रिलेट करो ना, अच्छा लगेगा। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, पर 1/x का इंटीग्रेशन log x। इसी तरह से e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, इंटीग्रेशन वापस e की पावर x। तो ये काम की बात है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे से रिवर्स प्रोसेस होते हैं। क्या ये बात क्लियर है? लिख लीजिए फॉर्मूले साथ साथ, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, इंटीग्रेशन ज्यादा यूजफुल है, ज्यादा काम आता है। बढ़े आगे।
फटाफट लिख लें। अब इसी में एक चीज और काम में आती है, वो देखें। जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, ये बिल्कुल ओके है। इसी में एक फॉर्मेट होता है बच्चे, साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी। तो साइन का तो इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, यहां भी होगा माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी, और x के कॉफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, x के कॉफिशिएंट से क्या कर देते हैं, डिवाइड। ये सबसे पॉपुलर है। 2-3 सवाल करके दिखाता हूं, आपको प्रैक्टिस होगी। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस 3, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस 5, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी। तीनों सवाल एक साथ देखिए, आपको क्लियर होगा। अकेला साइन एक्स होता तो बात खत्म, पर अगर इस फॉर्म में है साइन ए एक्स प्लस बी, ये देखिए ए एक्स प्लस बी, तो बिंदास बताइए साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस पूरा का पूरा ऐसा कैसा, जो भी एक्स का कॉफिशिएंट है उससे क्या करते हैं, डिवाइड। एक्स का कॉफिशिएंट 2, 2 से 5-7 बार देखेंगे, फ्लो में आने लग जाएगा। वापस तसल्ली से, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऐसा का ऐसा, और टी का कॉफिशिएंट, टी का कॉफिशिएंट सबसे ज्यादा काम आता है एसएचएम वेव, एसी, ईएम वेव, बहुत यूजफुल है ये देखिए बहुत लॉजिकली, साइन का माइनस कॉस, कहीं कहीं घबराना नहीं है, टी का कॉफिशिएंट ओमेगा, ओमेगा से डिवाइड। सबसे ज्यादा यूजफुल है ये 4 चैप्टर में, एसी, एसएचएम वेव, ईएम वेव, क्योंकि वहां साइन कॉस के फंक्शन आते हैं। यहां से डर हटा लेंगे तो उन चैप्टरों की जो मैथमेटिक्स है वो आपको परेशान नहीं करेगी। बोलिए, क्लियर है क्या? अब ये सब जगह बनते हैं, अगर आप एक फॉर्मेट याद कर लेते हैं ना तो सिमेट्री सब जगह बनती है। जैसे आपने ये समझ लिया एक फॉर्मेट, अब आप देखना ये फॉर्मेट हर जगह कैसे चलेगा, पहले आप नोट कर लीजिए। थोड़ा बड़ा लिख दूंगा, ठीक है। देखें, अब वापस देखिए उसी फॉर्मेट को, जैसे मैंने लिखा cos x dx, अब cos का इंटीग्रेशन माइनस साइन, ये याद है। अब अपने पास आ गया cos ax प्लस बी, प्लस आएगा, बहुत बढ़िया। चलो नींद नहीं ले रहे आप। cos का इंटीग्रेशन साइन, साइन ax प्लस बी, और x का कोफिशिएंट खत्म, सब एक जैसे चलेंगे। अब 2-3 एग्जांपल देखिए जल्दी से। cos 2 माइनस 2x माइनस 3, इंटीग्रेशन ऑफ cos 1 माइनस 2x, cos ओमेगा टी dt। तीनों एग्जांपल देखिए, तीनों एग्जांपल देखिए, आराम से बोर्ड पे देखिए, अटेंशन के साथ पूरा मन लगाइए। फोकस जितना अच्छा करेंगे उतना बेहतर समझ में आएगा। कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन सीधा याद होना चाहिए, माइनस साइन प्लस साइन, बहुत बढ़िया। चलो मामला ठीक है, जग रहे हैं। कॉस का प्लस साइन 2x माइनस 3, एक्स का कोफिशिएंट एक्स का 2। क्या बात क्लियर है? अब थोड़ा सा यहां नींद खोलिएगा। कॉस का इंटीग्रेशन साइन 1 माइनस 2x, एक्स का कोफिशिएंट एक्स का माइनस 2, एक्स का कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट से डिवाइड होगा, बात खत्म, और कुछ नहीं चाहिए। कॉस का साइन ओमेगा टी, टी के कोफिशिएंट ओमेगा, सबसे ज्यादा काम का यही है। ये तो कभी काम नहीं आएंगे फिजिक्स में, ये सब मैथ्स के सवाल हैं, ये काम में आएगा।
ये काम आएगा, क्योंकि साइन, कोसाइन, ओमेगा टी, यही हमारा एसएचएम, वेव, एसी है। ये कॉस 1 - 2x, 2x - 3 कहीं नहीं मिलेंगे। प्रैक्टिस के लिए ईएलपी मॉड्यूल में मिल जाएंगे, पर फिजिक्स में वो यूज नहीं आते। तो नहीं होगा, इसी फॉर्म में होना चाहिए। बढ़े आगे। तो सबसे पॉपुलर फॉर्मूले यही हैं। 15 मिनट में इंटीग्रेशन पूरा हो चुका है। अब 1 घंटा आपको सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। इससे ज्यादा कहीं यूज का नहीं है। सारे आपके 11वीं 12वीं के फिजिक्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इतना सही है, तो कहीं डरने की तो बात ही नहीं है। अब इस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाइए, धीरे 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 डर हटता जाएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो देखो, फिर समझाता हूँ, थोड़ा सा डर हटाइए। सबसे पहला और सबसे यूजफुल कॉन्सेप्ट यही है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब, इंटीग्रेशन ऑफ 1/r², इंटीग्रेशन ऑफ 5t², इंटीग्रेशन ऑफ x dx। सबसे ज्यादा काम का बच्चों ये है, तो इसका डर हटा लो। कुछ भी नहीं करना है, जो भी पावर है उसमें एक जोड़ना है और उसी से डिवाइड। 90% सवाल यही आएंगे। एक्स क्यूब का 3+1/3+1, तो एक्स की पावर 4/4, एक्स की पावर 4/4। वो पर्दा लगा दो तो रिफ्लेक्शन आता है। एक्स की पावर 4/4। इसमें देखिए, अब ये फंस गई गाड़ी। ये 1/r² है। पहले न्यूमरेटर में ले जाओ, पहले न्यूमरेटर में ले जाओ। न्यूमरेटर में ही दिखना चाहिए r की पावर माइनस। क्या इंटीग्रेशन हो गया क्या? अभी नहीं हुआ। अभी तो डिनोमिनेटर से कहां ले गए हैं? न्यूमरेटर में ले गए हैं। अब करिए, अब करिए। जो भी पावर है उसमें एक जोड़िए, उसी से डिवाइड। r की पावर -1/। देख लीजिए, r की पावर -1/-1। -3 नहीं होगा, कई बच्चे -3 कर देते हैं। -2+1 -1 होगा। ये देखिए, अब थोड़े बड़े बच्चे बन जाएं। 5 बाहर आ गया, t² का जो भी पावर है उसमें एक जोड़ दीजिए, t³/3। डायरेक्ट करने की कोशिश करिए, जो भी पावर है उसमें एक जोड़ दीजिए, उसी से डिवाइड कर दीजिए। अब x, कहीं घबराना नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब पावर 1 है, जो भी है उसमें एक जोड़ दीजिए, x²/2। बोलिए, बात बनी क्या? आप सवाल करते रहिए, 1 घंटा क्वेश्चन कर लीजिए, तो धीरे 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 कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, इंटीग्रेशन को लेकर डर हटेगा। फिर इसकी एप्लीकेशन कराऊंगा। जैसे डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन थी, मैक्सिमम मिनिमा निकालने में काम आता था, स्लोप निकालने में काम आता था, वो उसके उपयोग थे। तो अभी इंटीग्रेशन के भी एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि फिजिक्स में कहाँ यूज आता है। थोड़े समय बाद देखेंगे, पहले एक बार थोड़ा सा मजबूत हो जाए। टी की पावर होल क्यूब क्यों होगा? t3 है। नहीं, सिर्फ ये t³ है, अपॉन में 3 है। ऐसा है 5t³/3। चलो, बहुत बहुत बढ़िया, बेहतरीन। चलो अब लिखो अगला।
इंटीग्रेशन ऑफ जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब एक बात समझो, 1 अपॉन आर स्क्वायर का -1/r याद करना फायदेमंद है। उसका कारण क्या है? क्योंकि आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, कूलम्स लॉ, वहां भी k q1 q2 बाय आर स्क्वायर आएगा, ग्रेविटेशन जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर आएगा। इस लॉ को वो बदल नहीं सकता। तो बार बार जब 1 अपॉन आर स्क्वायर का आ रहा है तो आप इसको हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। एक बार करके फिर देख लें, कोई टेंशन नहीं है। आओ, आर स्क्वायर ऊपर जाएगा, आर की पावर -2, जो भी पावर है उसमें एक जोड़ें, उससे डिवाइड करें, तो आर की पावर -1 अपॉन -1, इसको नीचे ले जाएं, -1 अपॉन आर। भाई ये 5 स्टेप बचाए जा सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप x³ याद करो, x1 याद करो, t² याद करो, ये तो कुछ भी संभव है। पर 1 अपॉन आर स्क्वायर याद करना क्यों फायदेमंद है, इसके पीछे का लॉजिक समझिए ना। कूलम्स लॉ, उसमें भी k q1 q2 बाय आर स्क्वायर आएगा, ग्रेविटेशन g m1 m2 बाय आर स्क्वायर आएगा, इसी तरह मैग्नेट में पढ़ेंगे उसमें भी आर स्क्वायर आएगा। तो ये तो फिक्स है ना भाई, इसको तो कोई बदल ही नहीं सकता। तो यहां अपन समय बचा सकते हैं। 1 अपॉन आर स्क्वायर का एक बार करके और दिखा दिया। अब इसको याद करेंगे, अपन समय बचा सकते हैं, क्योंकि ये बदलेगा ही नहीं ना, क्योंकि लॉ तो वही रहेंगे, ये कभी नहीं बदलेगा। तो 1 अपॉन आर स्क्वायर का एज अ रिजल्ट याद कर लीजिए, -1/r। अब देखिए कितना जल्दी हो जाएगा, जी भाग m1 भाग m2 भाग, अंदर बचा 1 अपॉन आर स्क्वायर। 1 अपॉन आर स्क्वायर का बोलिए माइनस का 1/r। आंसर, आंसर, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो 1 अपॉन आर स्क्वायर का याद करना फायदेमंद है, इसलिए इसको एक बार बॉक्स में डाल लीजिए, वहां उसको रिजल्ट बना लीजिए कि ये याद करना यूजफुल है, आना चाहिए। बाकी नहीं याद कर रहे हम, t² t³ ये क्यों याद करेंगे, ये तो कुछ भी पॉसिबल है। पर 1 अपॉन आर स्क्वायर एक स्टैंडर्ड है। क्या क्लियर है? बराबर आइए, बढ़ू आगे। चलो देखो, अब 5-6 सवाल खुद करो, काटा कूटा, पेन चलाओ, पेन चलेगा तभी चीजें समझ में आएंगी, नहीं तो नहीं हो पाएगा। देखें, √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर, √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर लिख लें। अब क्या होगा, पहले तो सिंपल होल स्क्वायर खोल दो, क्योंकि इस फॉर्म में तो अपन को कुछ पता ही नहीं है फॉर्मूला भाई। तो पहले तो सिंपल होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा। कैसे खोलें? a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। पहले होल स्क्वायर खोलो, √x का होल स्क्वायर x, 1/√x का 1/x प्लस 2ab। देखो, कोई इंटीग्रेशन नहीं किया है, कोई इंटीग्रेशन नहीं किया, अभी सिंपल होल स्क्वायर खोला है। ईमानदारी से देख लीजिए, 8वीं क्लास लगाइए, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर प्लस 2ab, इंटीग्रेशन अभी नहीं किया गया है। क्लियर है क्या? चलिए अब देखें,
रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, तो यहां बचा x, 1/x 2, सभी का अलग अलग कर दीजिए, x dx, 1/x dx और 2 dx। अभी तक इंटीग्रेशन नहीं किया गया है। जितना क्लियर रखेंगे ना उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप इन्हीं से तो भागते हो। आपको फिजिक्स में कटना ही क्या है, आप डेफिनेशन याद कर लोगे, लॉ समझ लोगे। जब न्यूमेरिकल में ये कैलकुलेशन आ जाती हैं, वही तो हमारी गलतियां होती हैं। और इसी को अटैक करके सुधार दिया। जो आपकी गलतियां हैं उनके रूट पे चले गए कि यार मेरा सवाल गलत क्यों हो रहा है। सवाल गलत होता है या तो कंसेप्चुअल एरर कि मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मॉडर्न फिजिक्स लगानी है, बायो-सावर्ट लॉ लगाना है, क्या लगाना है। दूसरा होता है उसमें मैथमेटिकल एरर। इसके अलावा कुछ नहीं होता। सिली मिस्टेक नाम की कोई चीज नहीं होती। वो हमने एक बहाना बना लिया है सिली मिस्टेक। बाकी सिली मिस्टेक नाम का कुछ नहीं होता भाई। तेरा सी आंसर आ रहा है और तू बी भर के आ रहा है तो सिली मिस्टेक थोड़ी ना है, वो बेवकूफी है। सिली मिस्टेक थोड़ी ना है वो। सिली मिस्टेक कुछ नहीं होती भाई। दो ही बात होती है, या तो सर मुझे पता ही नहीं चला, बिल्कुल सही बात है कि सर इसमें मॉडर्न में, पर मॉडर्न में क्या लगाऊं, फोटोइलेक्ट्रिक लगाऊं कि सर इसमें कंजर्वेशन मोमेंटम लगाना है या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है। ये कहलाता है कंसेप्चुअल एरर। सर मुझे इसमें कॉन्सेप्ट का हवा ही नहीं लग रही। दूसरा, मैंने कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई कर लिया पर मैं मैथ्स में गलती कर रहा हूं, तो आपको मैथ्स वाली गलती को रूट में जाकर उसकी जड़ पे जाके काम करना पड़ेगा। पेपर हो, -1 हो, -2 हो, 10 हो माइनर की, घर पे एक रिपोर्ट बनाए, 1 घंटा पेपर के बाद एनालिसिस करें कि मेरे 45 सवाल में कंसेप्चुअल कितने गलत हुए, मैथ्स की वजह से कितने गलत हुए। कंसेप्चुअल का तरीका है केवल और केवल लॉ, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट को समझना। मैथमेटिक्स में है प्रैक्टिस करना। तो चीजों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। केवल ये बोलने से काम नहीं चलेगा मेरे 520 आ गए या मेरे 120 हैं फिजिक्स में, 80 है। भैया उसके पीछे जो कमी है वो आइडेंटिफाई तो करनी पड़ेगी। मेहनत कहाँ करोगे, केवल ये बोलने से काम थोड़ी ना होगा मैं ज्यादा मेहनत करूंगा। अरे पर ज्यादा मेहनत किस एरिया में करोगे, कौन सी चीज है जो तुम्हारी गलत हो रही है वो तुम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से पढ़ना पड़ता है। केवल ये बोलने से मैं मेहनत करूंगा, भाई केवल मेहनत से नंबर थोड़ी ना बढ़ जाएंगे। जो जो गलतियां हो रही है वहां पर उस पर्टिकुलर एरिया पर हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं आपको बोल रहा हूं, आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं। ये वाला पार्ट, ये पार्ट नहीं करेंगे आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। इसको सीरियसली लीजिए। ये कहलाता है पेपर, हम बोलते हैं पेपर लेंदी है। यार सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव है, लेंदी का क्या मतलब होता है। आपको बायो में सवाल पढ़ने में समय ज्यादा लग रहा है। आप पढ़ते हैं, एक बार में समझ नहीं आता, फिर आप उसको दूसरी बार पढ़ते हैं, कई बड़े बड़े सवाल होते हैं। तो जब हम उसको 2 से 3 बार पढ़ते हैं तब जाके हमें स्ट्राइक करता है अच्छा हो क्या रहा है। आपका समय ज्यादा लगता है। ये आप अपने लेवल पर ही सही कर सकते हैं। ये होता है वर्ड पर मिनट। हम 1 मिनट में कितने अक्षर पढ़ पा रहे हैं, पढ़कर कितना उसको डायरेक्ट समझ पा रहे हैं। मैं अखबार या इंग्लिश की कोई बुक पढ़ तो लूंगा तेज, पर मुझे उतना जल्दी समझ नहीं आ रही, फिर मैं उसको वापस धीरे धीरे पढ़ता हूँ ताकि वो दिमाग में बैठे। तो ये वाला जो समय है ना, इस समय को हमें क्या करना है, कम करना है। ये इस बात को तवज्जो दीजिए, नहीं तो पेपर छूटना, पेपर लंबा लगना, पेपर में समय ज्यादा लगना, ये सारी परेशानी आएंगी। इनका केवल एक ही काम है, आप एनसीईआरटी मॉड्यूल इनके टेक्स्ट को पढ़ें, टेक्स्ट पढ़ें। हम क्या करते हैं, नोट्स, ये तो बड़े फिल्टर्ड नोट्स हैं, जो जो चीजें काम की हैं, जो जो यूजफुल हैं वो लिखा रहे हैं। आप इन्हीं को 10-10 बार पढ़ोगे तो क्या होगा भाई, ऐसा थोड़ी ना काम का है। पेपर में तो लैंग्वेज आएगी, स्टेटमेंट्स आएंगे, क्वेश्चंस फॉर्म में आएगा, तो वो इनसे सॉल्व होगा। आप ये टेक्स्ट पढ़ेंगे तब दिमाग खुलेगा। यहाँ तो हमने डायरेक्ट लिखा दिया ऐसा, लो इंटीग्रेशन करो, पूरे नीट में कहीं नहीं आएगा, पूरे नीट में। ये तो किसी सवाल के अंदर कहीं यूज आ रहा होगा। तो आप बार बार यही पढ़ते रहोगे, उससे क्या होगा। ये पढ़िए ना, किताब पढ़िए, मॉड्यूल पढ़िए, एनसीईआरटी केमिस्ट्री की या अपने बॉटनी जूलॉजी की पढ़िए, फिजिक्स में क्वेश्चंस करिए। जब लॉज ऑफ मोशन शुरू करेंगे इसके बाद, तब आपको मैं होमवर्क दूंगा कि पीछे के बैक क्वेश्चन करने हैं,
सॉल्व एग्जाम्पल करने हैं, एनसीईआरटी लेकर आनी है, तो वो वाली जब आप भाषा पढ़ेंगे ना तभी धीरे धीरे दिमाग बिल्ड होगा। तो छोटी छोटी बातें समझिए। केवल ये बोलने से कि हम 12 घंटे 14 घंटे पढ़ाई करेंगे उससे सिलेक्शन होगा, भाई हमें तरीका भी तो पता होना चाहिए। वो तरीका नहीं सीखोगे तो काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा एफर्ट सही दिशा में लगाइए। एनर्जी तो है, सब 12-14 घंटे काम कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं, पर एनर्जी के साथ जरूरी है डायरेक्शन, तभी ये कहलाता है मोमेंटम। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई, और वेक्टर में क्या होनी है, डायरेक्शन। अगर आप उसको डायरेक्शन नहीं देंगे, एक्सप्लोजन और लेजर दोनों में अंतर है। एक्सप्लोजन रैंडम होता है, जब हम हेलीकॉप्टर से, एरोप्लेन से या फाइटर से बम गिराते हैं वो प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, वो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, वो तकरीबन अंदाज से छोड़े जाते हैं। यहाँ गिराना है तो यहाँ छोड़ते हैं, क्यों, तभी तो प्रोजेक्टाइल करके वो टारगेट पर आएगा। आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। पर जो लेजर अटैक होता है, जो मिसाइल अटैक होता है, वो पिन पॉइंट होता है। तो थोड़ा सा आपको डायरेक्शन देनी पड़ेगी कि मुझे क्या करना है, क्या पढ़ना है, कैसे चीजों को इम्प्रूव करना है, इधर उधर की दूसरी गतिविधियों में अपने आप को कम इन्वॉल्व करना है। धीरे 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 अपने आप आपका इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। समझेंगे, हमारा काम समझाना है, पढ़ा सकते हैं, 4 बार आपके डाउट बता सकते हैं। कल डिफरेंशियल की क्लास फिर से लगाई, सारा पढ़ा रखा था, फिर समझाया। ये हमारी तरफ से एंड है कि यार हम एफर्ट लगा सकते हैं समझाने में, डाउट बताने में, आपको गाइड करने में। पर भाई एट द एंड तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको टेबल कुर्सी पर लेकर चीजों को करना पड़ेगा, तभी होगा। सिर्फ हम समझ लें, उसको एग्जीक्यूट नहीं करें, एट द एंड रिजल्ट नहीं आएगा। और अभी सेशन स्टार्ट है, अभी हम अपने आप को ढाल लेंगे सही दिशा में, चीजें धीरे धीरे इंप्रूव जरूर होंगी, डेफिनेट होंगी। कहीं इफ एंड बट है ही नहीं, ऐसा तो है ही नहीं कि हम ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो पता ही नहीं है। वेल प्रूवन एग्जाम है, सालों से बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, पेपर वही आ रहा है, पैटर्न हमें पता है, टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं 15-15, 18-18, 20-20 साल से, दिन भर हम काम यही करते हैं, दिन भर हमारा काम यही है, पेपर क्या आ रहा है, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, हमें एक एक क्वेश्चन आइडिया है कहाँ से क्या लिया जाता है, सब प्रूवन बातें हैं। बस आपको उस सिस्टम के अंदर अपने आप को ढालना है। कोई ऐसे पेपर की तैयारी कर रहे हो जो पता ही नहीं है कि यार ऑब्जेक्टिव आएगा, कहाँ से आएगा, क्या होगा, सब प्रूवन है, ये वेटेज है, ये सिलेबस है, ये एरिया इंपॉर्टेंट है, आपको मेहनत करनी है। अब एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी की बात करें भैया, एनसीईआरटी पे पूरा पूरा फोकस रखना पड़ेगा। चलो अब दो बात करते हैं वापस। ये x की पावर 1 का, x की पावर 1 का तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, जो भी पावर है उसमें एक जोड़ दिया। 1/x का, 1/x का क्या होगा, log x, 1/x का log x। अब ये अटक जाएगा, ये समझना पड़ेगा यार ये 2dx का क्या होगा। अब इसको अलग से समझ लीजिए तो ये बात क्लियर होगी। देखें एक बार अच्छे से समझें, अकेला dx, सभी लोग बोर्ड पे देखें, अकेला dx, इसको क्या लिख सकते हैं, 1dx। क्या लिख सकते हैं, 1dx। क्या कोई चेंज हुआ क्या, 1 लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब 1 1 1 को लिखो x की पावर 0, किसी की पावर 0 क्या होगी, 1। अब वही फॉर्मूला, जो भी पावर है उसमें एक जोड़ो, उसी से डिवाइड करो, तो ये हो गया x की पावर 1/1, बोले तो केवल x। तो भाई इतना क्यों करना, एक बार समझ लिया, अब सीधा याद होना चाहिए, अकेले dx का x, अकेले dy का y, अकेले dt का t, 5 dt, 5 बाहर आया dt का t, 2 dx, 2 बाहर आया x, 1/3 t का dt का 1/3 t। एक बार आपने एनालिसिस कर लिया पूरी नाटकबाजी कि यहाँ 1 है, 1 को लिखा x की पावर 0, फिर 0 + 1/0 प्लस, इतना समय है कहाँ परीक्षा में। अब सीधा सीधा याद कर लेंगे, अकेला dx आ जाए x, अकेला dy आ जाए y, अकेला dt आ जाए t, अकेला dt आ जाए t। अब देखिए हाँ क्या आ रहा था,
ये देखो 2 बाहर आया, dx का x प्लस लिख लीजिए, फिर वो वाला स्लाइड भी कर देंगे, पहले ये पूरा कर लीजिए। तो ये छोटे छोटे हैं, ये रेड लाइन से ऊपर लिख लो, क्योंकि इसके बिना काम ही नहीं चलना। अकेला dx बार बार आएगा, अकेला dt बार बार आएगा, सीधा याद करो dx का x, dt का t। आइए फटाफट बराबर। वैसे तरीके से हो नहीं सकता ना, क्योंकि x की पावर -1 हो जाएगा, वो फॉर्मूले में -1 संभव ही नहीं है, इसलिए 1/x का सीधा याद होना चाहिए। बढ़े आगे, ये वाली स्लाइड जरूर उतार लें, ये सबसे काम की है, इसको बॉक्स में जरूर डालें, सबसे ज्यादा यूजफुल है ये, इसको अच्छे से कर लीजिए। 50 सवाल कर लें घर पर, यार इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन से इतने सालों से भाग रहा हूं, एक बार इसको पीछे पढ़ के खत्म कर दो ना, कि सर हर तरह का वैरायटी का सवाल जो पूरे 11वीं 12वीं की फिजिक्स में काम आता है, 2 दिन 3 दिन उसके पीछे पड़ जाओ, ऐसे तो डर हटेगा। पूरे साल भर रोते रहना कि अरे इंटीग्रेशन कमजोर है, डिफरेंशियल कमजोर है, इससे बढ़िया तो यार उसको 2 दिन 2-2 घंटे पढ़कर एकदम फुल स्टॉप लगा दो ना, कि हाँ सर अब हर तरह का सवाल क्लियर। ये ऐसा मन से आना चाहिए, आउटपुट आ जाएगा अपने। बढ़े आगे, तो भैया अकेले dx का x, अकेले dt का t, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है लिमिट वाला इंटीग्रेशन, जो सबसे ज्यादा ही फिजिक्स में यही यूज आता है, जिसे कहा जाता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। अब इसमें कांस्टेंट सी नहीं लगता, क्योंकि इसकी एक फिक्स वैल्यू हो जाती है। डेफिनेट इंटीग्रेशन, लिमिट इंटीग्रेशन। बढ़े आगे, देखिए अब कुछ भी नहीं करना, जैसा आपने पढ़ा था वही करना है। जैसे 2 से 3 एक्स स्क्वायर dx, पहले करो मत, पहले इसको पढ़ना सीखो, ताकि इससे थोड़ी दोस्ती हो सके। ये सिंबल है इंटीग्रेशन का, पूरा सेंटेंस बोलो, जैसे इंटीग्रेशन करना चाहते हैं किसका, एक्स स्क्वायर का, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डीएक्स नहीं। पहले सही बोलना तो सीखो, सॉल्यूशन सिलेक्शन तो दूर है भाई, पहले तो बेसिक सीख। इंटीग्रेशन करना चाहते हैं एक्स स्क्वायर का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये जो होती है इसे कहते हैं लोअर लिमिट, ये ऊपर वाली होती से बोलते हैं अपर लिमिट। अब एक्स स्क्वायर का अभी सीखा था, जो भी पावर है उसमें एक जोड़ें, उसी से डिवाइड करें, ये हो गया। अब लिमिट, ये 3 और ये 2, इंटीग्रेशन का साइन हट गया, क्योंकि इंटीग्रेशन हो चुका। अब इंटीग्रेशन का साइन क्यों आएगा, हो गया। अब लिमिट, लिमिट कैसे रखते हैं, लिमिट रखी जाती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हमेशा लिमिट रखने से पहले आदत डाल लें, ये जो भी नंबर है इनको बाहर खींच लें, इससे आपकी परेशानी कम होगी। अभी मैंने लिमिट नहीं रखी है, ये जो कांस्टेंट थे इनको कहां खींच लिया, बाहर। अब देखो लिमिट कैसे रखते हैं,
इस x की जगह लिमिट रखी जाएगी, इस x की जगह। बताइए, अपर अपर 3 माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है, लोअर 2। आइए धीरे धीरे समझाता हूं। ये अपर है, ये लोअर है, किसकी जगह रखी जाएगी? x की जगह। अपर रखा, क्यूब था, क्यूब लगाया, माइनस लोअर, ये फॉर्मूला है, अपर माइनस लोअर। तो 1/3, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, 27 माइनस 8 19/3। कांस्टेंट नहीं आएगा क्योंकि ये डेफिनेट वैल्यू है, डेफिनेट, ये फिक्स वैल्यू है। इतने बच्चे बैठे हैं, सभी का आंसर 19/3 है, डेफिनेट वैल्यू है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसमें आंसर में कॉन्स्टेंसी नहीं लगाएंगे क्योंकि ये एक फिक्स डेफिनेट वैल्यू आ रही। बोलो क्लियर है? चलिए और देखते हैं किस तरह से काम आएगा, जल्दी से लिखें। सारी बातें एक बार रिकॉल कराऊंगा, फिर आपको 10 क्वेश्चन दूंगा, देखते जाएं वापस। जैसे कॉस थीटा डी थीटा 0 से π/2, कोई दिक्कत नहीं, पहले नॉर्मल इंटीग्रेशन करिए, नॉर्मल कॉस थीटा का याद करिए, साइन थीटा माइनस साइन तो डिफरेंशिएशन होता था, ये इंटीग्रेशन है, π/2 0। इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन का साइन हटा दिया, अभी लिमिट को पुट नहीं किया है। प्यारे लिमिट कैसे पुट होगी? अपर किसकी जगह? थीटा की जगह, जिसके रेस्पेक्ट में किया है, अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट 0, साइन π/2, साइन π/2 1, साइन π/2 का मतलब होता है साइन 90, साइन 90 1, साइन 0 0, जबकि कॉस 0 1, कॉस 90 0। लिख के रख लीजिए, बार बार नहीं अटकना, लिख के रख लीजिए। तो साइन π/2 1, साइन 0 0, आंसर आएगा 1। कांस्टेंट यहां नहीं लगाएंगे क्योंकि ये लिमिट वाला इंटीग्रेशन है, इसे कहा जाता है डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, इसमें लिमिट नहीं रखी जाएगी। बोलो क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। अब आइए प्रैक्टिस करिए थोड़ी, 4-5 सवाल की करिए, फिर वापस सारे कॉन्सेप्ट रिव्यू करता हूँ तो दिमाग में बैठ जाएगा। के Q1 Q2 R स्क्वायर dr इन्फिनिटी से r। अब ये मैं आपको वास्तविक सवाल करा रहा हूँ जो फिजिक्स में अब यूज आएंगे, अब कोई भी एट रैंडम नहीं होंगे, सारे यूजफुल जो आपका 11वीं 12वीं में काम पड़ेगा। तसल्ली से करिए, पेन चलाना पड़ेगा तभी चीजें दिखेंगी, गलत चलेगा कोई टेंशन नहीं, करना इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, आया क्या? चलो देखो, अभी 6 आएंगे, पहला गलत होगा, दूसरा होगा, तीसरे से सही होगा, पर वो 2-3 आपको हाथ से करके देखने पड़ेंगे, इसलिए घबराना कुछ भी नहीं होता, सिर्फ क्वेश्चन में उतरना पड़ता है। के Q1 Q2 भाई 1/r स्क्वायर का -1/r, 1/r स्क्वायर का -1/r, 1/r स्क्वायर का -1/r,
ये स्टैंडर्ड याद होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड याद होना चाहिए। कोई शर्म नहीं होती अगर चीजों को सीखना होता है, ठानना होता है कि नहीं सर मुझे तो जबरदस्ती पढ़ना है बेसिक मैथ्स, एक एक सवाल ये देखना, 1 मिनट भी नहीं हुआ 5 बार लिख दिया। अपन उसमें आलस करते हैं, पेन चलाने में आलस करते हैं, सब्जेक्ट आएगा कैसे? 1 मिनट में भी नहीं हुआ 5 बार लिख दिया। प्रैक्टिस करोगे, रफ कॉपी भरोगे, सब संभव है। इसलिए कहीं पीछे हटने की जरूरत नहीं होती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। 1/r² का -1/r, ऊपर r नीचे इनफाइनाइट। अभी लिमिट मत रखिए, हमेशा जो भी ये माइनस प्लस ये है इनको पहले बाहर खींच लीजिए, कभी गलती नहीं होगी। पहले माइनस बाहर खींच लीजिए, ये माइनस बाहर खींच लिया। आदत डाल लें कि यार लिमिट रखने से पहले जो भी कचरा है नंबर का माइनस का बाहर। अब लिमिट रखें, लिमिट रखने का तरीका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट रखने का अंदाज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो के Q1 Q2 अपर रख दो, अपर 1/r -1/∞, 1/∞ 0, ये लिख लो 1/∞ 0। तो आंसर आ गया माइनस का के Q1 Q2/r, 1/∞ 0। छोटी छोटी गलतियों से बचना है। अब आपने पूरा इलेक्ट्रो बढ़िया किया, इलेक्ट्रो के सवाल के अंदर ये आएगा, 2018 के सवाल में ये काम आ रहा था। अब आपकी ये वाली पार्ट गलत है, इलेक्ट्रो वाली मेहनत खराब हो जाएगी। बढ़े आगे, चलो जल्दी आओ। अब 5 सवाल एक साथ लिख रहा हूं, एक 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 करके दिखाना जल्दी जल्दी में। देखें, कल डिफरेंशिएशन पढ़ाया था, कल किसी ने क्लास अटेंड करी थी क्या आप में से? डिफरेंशिएशन पढ़ाया था, जिन्होंने डिफरेंशिएशन की क्लास छूट गई है वो वहां से देख सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है। एक क्लास और लूंगा जिसमें मैक्सिमम मिनिमा स्लोप भी सिखाऊंगा वापस से, एक क्लास और लूंगा। तो जिन्होंने छूट गए हैं, क्लास नहीं आए हैं, लेट एडमिशन लिया है, वो वहां से देख सकते हैं। करो, गलत सलत सब चलेगा, पेन चलाओ, धीरे धीरे एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। करना है बस, 50 क्वेश्चन कर लें ताकि सर इंटीग्रेशन एक बार आर पार ही हो जाएगा, आर पार कर लेंगे खत्म हो जाएगा। आपको पता तो है, 11वीं वाले बच्चे को बताते हैं तो उसको इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता होती है, क्योंकि उसने पूरी अभी 11वीं 12वीं की फिजिक्स देखी नहीं है। आपने पढ़ा हुआ, आपको पता है यार कोई चैप्टर नहीं है ऐसा जिसमें इसका यूज नहीं आता हो, और फिर आप लापरवाही करते हो तो फिर बेवकूफी है कि हर चैप्टर में काम आता है।
1 मिनट और लें। आओ देखो, छोटी छोटी गलतियां होती हैं, वो मैथ्स की लापरवाही है, उससे आप पूरा सवाल गलत कर रहे हो। थोड़ा और एक्यूरेट बनो, और इसको आज 50 सवाल करके सही करो। जैसे ये है, आराम से पढ़ो। इंटीग्रेशन करना चाहते हैं एम वी का विथ रेस्पेक्ट टू वी। एम बाहर, वी की पावर 1, अभी छोटे होते ऐसा लिख दिया। जो भी पावर है उसमें एक जोड़ो, उसी से डिवाइड। अब सीखो सीखो, लिमिट अभी नहीं रखनी। क्या बताया? जो भी ये नंबर है माइनस प्लस है, इनका कचरा बाहर ले लो। इससे आप कभी गलत नहीं करोगे। तो m बाहर, 2 बाहर। अब लिमिट रखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर v का v ही रहेगा। हो गया। आदत कि पहले कचरा बाहर फिर लिमिट। यहां x की पावर माइनस हाफ का जो भी पावर है उसमें एक जोड़ो, उसी से डिवाइड। घबराना नहीं है, होल पावर ये। अब x की पावर 1/2 अपॉन 1/2 इंफिनिटी। अब फिर वही शब्द, लिमिट रखने से पहले ये सब कचरा बाहर, 1/2 बाहर। अब लिमिट रखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। खुद बताइए, इंफिनिटी का स्क्वायर रूट इंफिनिटी ही आएगा, जीरो नहीं आएगा, इंफिनिटी ही आएगा। बहुत बड़ा नंबर है ना, तो इंफिनिटी में से जीरो घटाएंगे, इंफिनिटी डिवाइड करेंगे इंफिनिटी, आंसर इनफाइनाइट। कर लीजिए। आज होमवर्क में काफी सारा इंटीग्रेशन करना है और उसको अच्छी तरीके से करना है। चलें आगे बढ़े। ये वाला हुआ साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स। पहले माइनस बाहर ले लो। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कॉस π/2 माइनस कॉस 0, कॉस π/2 0, कॉस 0 1, माइनस माइनस आंसर +1। इसका आंखें खोलना, कॉस एक्स का प्लस साइन एक्स होता है, माइनस मत लगाना, डिफरेंशिएशन होता है। π/2 माइनस π/2, यहां गलती होगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ध्यान दो, अपर माइनस लोअर, पर लोअर में एंगल माइनस में है तो माइनस में रखना पड़ेगा। अब आपको पता होगा साइन वाला जो माइनस है वो कहां जाता है? बाहर। तो साइन π/2 प्लस साइन π/2, ये मैं वैसे आपको सिखाऊंगा टेक्नोमेट्री में, पर आना चाहिए। ये माइनस कहां जाता है? बाहर। साइन π/2 1, साइन π/2 1, 1 + 1। साइन में जो माइनस होता है एंगल वाला, वो बाहर आ जाएगा। सभी आंसर मैच कर लें, आंसर सही लिखे होने जरूरी है। इनफाइनाइट वाला वापस समझा देता हूं, उसमें कुछ भी नहीं है, केवल ये ध्यान रखना है इन्फिनिटी का जो स्क्वायर रूट है, आपको सोचो बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़े नंबर का स्क्वायर करेंगे इन्फाइनाइट ही आएगा। यही बात आप समझ रहे हैं, बस इसी में अटक रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। ये 1/2 बाहर आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इन्फिनिटी का स्क्वायर रूट, इन्फिनिटी का स्क्वायर, इन्फिनिटी को गुणा करेंगे इन्फिनिटी आएगा। क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सा इसकी एप्लीकेशन सिखाता हूं। यार इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत समझ में तो आया, अब इसका उपयोग कहाँ आता है वो देखना।
लिखो, हेडिंग डालो, बराबर आइए, लिखो एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। अब सीखना, अब क्या कर रहे हैं, जो गणित का इंटीग्रेशन है, अभी गणित पढ़ी, अभी कोई फिजिक्स थोड़ी लगाई, अभी तो गणित सीखी है। अब इस गणित को किससे जोड़ रहे हैं भैया, फिजिक्स में इसका उपयोग क्या है वो आप देखना कितना काम आता है, सीखना। अब पेन पेंसिल छोड़ो, इस बात को 2-3 बार समझो, क्योंकि ये बहुत काम की बात है। मेरे पास कोई कर्व है वाई एक्स, किस किस के बीच में खींचा गया है, वाई और एक्स। एक बार पुराना बता दो, अगर इसकी स्लोप पूछूंगा तो क्या बोलोगे, डी वाई बाय डी एक्स। सबसे इंपॉर्टेंट स्लोप डी वाई बाय डी एक्स। पर आज स्लोप नहीं सोच रहे, आज सोच रहे हैं इसके कर्व का एरिया, एरिया अंडर द कर्व, यहां से शुरू हो रहा है, यहां खत्म हो रहा है, मुझे ये पूरा एरिया चाहिए। पर ये जो एरिया है, ये जो शेप है ना, ये जाना पहचाना नहीं है। अगर ये सर्कल होता तो आप सब बोल देते पाई आर स्क्वायर, रेक्टेंगल होता, ट्राइंगल होता, आपको सभी का एरिया याद था। पर ये जो शेप है, ये जाना पहचाना। तो बड़े लोगों ने क्या कहा, बड़े लोगों ने कहा इसके लिए एक छोटा सा एलिमेंट्री स्ट्रिप मानिए, यहाँ dx, यहाँ y, y है तो y, x है छोटा है तो dx। अब बताइए, क्या इस छोटी सी स्ट्रिप को रेक्टेंगुलर माना जा सकता है, बताइए एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या होगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप लंबाई इंटू चौड़ाई, y इंटू dx। तसल्ली से 3 बार बताऊंगा, इसलिए पैनिक मत होइएगा, मस्ती से सीखिएगा। स्ट्रिप का एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई, पर ये तो केवल एक स्ट्रिप आई है, क्या ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप होंगी, और अगर मुझे टोटल एरिया चाहिए तो मैं इन सभी स्ट्रिप को जोड़ूंगा, सभी स्ट्रिप को ऐड करूंगा, और ऐड करना मतलब फिजिक्स में होता है इंटीग्रेशन। तो कोई आपसे छोटा बच्चा पूछे 10वीं 11वीं का कि भैया इंटीग्रेशन, तो आपके पास एक सबसे सरल जवाब, आप उसको फॉर्मूले वगैरह बताओगे उसके तो आ ही नहीं, वो तो सिर्फ ये पूछ रहा है इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है। आपका सीधा जवाब होना चाहिए छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड करना, समेशन, जो हम बचपन में ऐसे लिखते थे, समेशन, यही है इंटीग्रेशन, एक बेसिक आइडिया इंटीग्रेशन का। अब हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे y dx, कहां से कहां, कहां से कहां, x1 से होना भी चाहिए था, क्योंकि dx आ रहा है, लिमिट किसकी चलेगी, x1 से x2। ये क्या आ गया बताइए, एरिया ऑफ कर्व, एरिया ऑफ कर्व। अभी मत लिखिएगा, एक बार बैक टू बैक और समझाता हूं, वो कोशिश करिए। जैसे मैंने लिखा कोई एफ टी कर्व बनाया, वापस देखें 3 बार, ताकि धीरे 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 चीजें समझ में आए, समझ में आता है, इंटरेस्ट पैदा होता है, घर जाके क्वेश्चंस करने का मन होता है कि नहीं मुझे चीजें समझ में आ रही हैं। यहाँ हम तेज भगा देंगे, आप घर पे कॉपी नहीं खोलोगे, इसलिए समझाना अच्छे से हमारी जिम्मेदारी है। ये T1 और ये T2, यहाँ T1 T2 ही आएगा, क्योंकि यहाँ T चल रहा है, अगर X चलता तो X1 X2 आता। ठीक है, मैंने एक छोटा सा स्ट्रिप माना, कोशिश करो यहां क्या आएगा, dt। अरे लाला t चल रहा है ना, t का छोटा रूप dt। पिछले स्लाइड में बेटा x चल रहा था, तो छोटा रूप dx, बोल हाँ है क्या, और यहां f, f। अब मुझे बताइए इस स्ट्रिप का एरिया, बिंदास, स्ट्रिप का एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टोटल एरिया क्या कर दूं, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, T1 से T2, ये निकाल के मैं बैठ गया। अब थोड़ा मैंने फिजिक्स लगाई, यार मैं थोड़ा इसमें छेड़छाड़ करता हूं,
यार मुझे एफ का फॉर्मूला याद है, आशीष सर ने सिखाया है, एफ बराबर dp बाय dt। तो मैंने कहा यार खाली बैठा हूं, इस एफ की जगह चिपका देता हूं, गुप्ता सर ने सिखाया है एफ की जगह dp बाय dt, ये चिपका दिया और dt ऐसा का ऐसा। बोलो समझ आ रहा है क्या? एफ की जगह क्या लिख दिया बच्चों? dp बाय dt। क्या इस dt से dt काट दूं? बताइए, dx का इंटीग्रेशन x, अकेले dy का तो dp का p, और लिमिट डाल दी p2 से p1। सर लिमिट तो t2 से t1 थी भाई, यहाँ dt आ रहा था तो टाइम की चली, जैसे ये dp होगा तो कॉरेस्पॉन्ड किसकी चलेगी? मोमेंटम की। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। और यही हमारी फिजिक्स की किताबों में लिखा रहता है कि जब जब एफ टी कर्व का एरिया निकालोगे तो एरिया एरिया नहीं देगा, चेंज इन मोमेंटम देगा, चेंज इन मोमेंटम देगा। ये अब नीट की बातें चालू हो गई, जिससे सिलेक्शन होगा, एमबीबीएस सीट मिलेगी वो भी गवर्नमेंट की, वो यहां से मिलेगी। एफटी कर्व का एरिया क्या देता है? चेंज इन मोमेंट। सर एक बार और, अभी अभी फीस जमा कराई है, एक बार और चल फिर से समझ, कोई टेंशन, बिल्कुल बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल भावनात्मक ना हो। अब मेरे पास एक आईटी कर्व है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में चला गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी में चला गया। अब देखिए यहां बताइए T1, यहां T2, एक छोटा सा स्ट्रिप लिया। अब खुद सोचें, यहां dt, यहां आई, आइए आइए आएगा। अब ओरली सोचो, इस स्ट्रिप का एरिया लिखोगे, इस स्ट्रिप का एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई, तो बेटा स्ट्रिप का एरिया, अरे बोलो ना, स्ट्रिप का एरिया बोलो आई इंटू डी टी, ये तो स्ट्रिप का एरिया आया है। पर हमें टोटल चाहिए, टोटल का मतलब जोड़ दो, जोड़ने का मतलब इंटीग्रेशन कर दो, तो टोटल एरिया आ जाएगा आई डी टी। ये मैं निकाल कर बैठ गया, यहां तक सब सही था। फिर मैंने सोचा अरे यार आई, अरे आई का फॉर्मूला, आई का फॉर्मूला डी क्यू बाय डी टी, तो आई की जगह डाल दिया डी क्यू बाय डी टी। देखिएगा शर्माइएगा मत, डी टी से डी टी कैंसिल, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, Q2 माइनस Q1 दैट इज डेल क्यू। इसका मतलब अगर किसी बच्चे ने आईटी कर्व का एरिया निकाल दिया, वो आईटी कर्व का एरिया आपको क्या दे देगा? चार्ज फ्लोन, कितना चार्ज उस बॉडी से फ्लो कर रहा है। आईटी कर्व का एरिया क्या देता है? चार्ज फ्लो। चौथी बार देखिए, फिर देखिए, अलग अलग सब कॉन्सेप्ट हैं, ये सब नीट के क्वेश्चंस करा रहा हूं आपको, और ये सब अलग अलग चैप्टर के, एक करंट का कराया, एक एनएलएम का कराया, अब आ गया मैकेनिक्स का। एक्सीलरेशन टाइम बगैर कुछ करे अगर डायरेक्ट लिख पाओ तो मजा आए। सोचो, यहां छोटी सी स्ट्रिप, बोलो dt, यहां a, अब मैं टोटल एरिया लिख रहा हूं, टोटल एरिया साथ देना, मेरा मेरा साथ दो, टोटल एरिया, पहले पहले स्ट्रिप का एरिया लिखेंगे, लंबाई इंटू लंबाई बताओ a, चौड़ाई बताओ dt, और इंटीग्रेशन t1 से t2। हाँ बोलो, लिख पा रहे हो क्या? और वहां ए आ रहा है, ए आ रहा है, तो ए का फॉर्मूला याद होना चाहिए dv बाय, तो इस ए की जगह, इस ए की जगह dv बाय dt, dv का इंटीग्रेशन v, अपर लिमिट माइनस v2 माइनस v1 दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। ओहो, चेंज इन, इसका मतलब जब जब ए टी कर्व का एरिया, अरे बच्चों ए टी कर्व का एरिया क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी। 2015 और 2019 में दो बार ये रिपीट हुआ। आपको एटी कर्व दे रखा है,
अब आपको सीधा याद होना चाहिए खटाक कि जब 80 कर्व का एरिया निकाल लूंगा तो एरिया एरिया नहीं होगा, चेंज इन वेलोसिटी होगा। क्या बात समझ में आ रही है क्या? आइए फटाफट लिखेंगे, थोड़ा सा पेन तेज चलाएंगे, यहां से चालू करेंगे। सब आ जाएगा समझ में, एक भी चीज ऐसी नहीं रहने देंगे जिसमें आप अटकोगे, आर पार मेहनत करेंगे। इसलिए कहीं मत घबराइए, केवल और केवल लॉजिकल बढ़ते जाइए। बहुत आसान है चीजें, फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करना है और बिल्कुल प्रैक्टिस, मेहनत, अंडरस्टैंडिंग, रिवीजन, इन सब का तालमेल बना के चलना पड़ेगा, तभी काम होगा। इस वाले सेक्शन में जितनी गर्ल्स बैठी हैं एक बार खड़ी हो जाओ। 2 3 4 5 6 3 9। आपको कल थोड़ा जल्दी आना है और गर्ल्स वाले सेक्शन में बैठना है, ठीक है? 9 के 9 ध्यान रखना, इस वाले सेक्शन में नहीं बैठना है। गर्ल्स का सेक्शन है, उधर सेक्शन है, या यहाँ की 6 रो है, ठीक है? तो सभी बच्चे थोड़ा सा जल्दी आएंगे, गर्ल्स इधर वाली, और वो उसमें सेक्शन में बैठने की कोशिश करेंगे, ठीक है? चलिए सभी लोग बैठ जाए। आगे कर दूं क्या नेक्स्ट? थोड़ा फटाफट लिखो, एक एक अक्षर मत टिपो। ग्राफ बनाया, पूरा आगे खुद खींचो। एक अक्षर लिखा फिर मुंडी ऊपर, फिर एक अक्षर लिखा फिर ऊपर। ऐसे कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना अपन, बस सिर्फ कर्व देखा फिर खुद लिखते चलो, अटकोगे वहां देखना। मिटाऊं? अगला, ये याद होना पड़ेगा, ये अलग अलग चैप्टर हैं ये, आपको पेपर में थोड़ा निकालना है, सीधा याद होना पड़ेगा। एफ टी कर्व का एरिया, चेंज इन मोमेंटम, वो आपको एफ टी कर्व देगा, तो आपको सीधा कोई इंटीग्रेशन नहीं करना, सीधा उसका क्या निकालना है? एरिया। एरिया क्या देगा? चेंज इन मोमेंटम। खुद खींचे, खुद लिखेंगे तो काफी याद हो पाएगा। और ये सब चैप्टर में फिर से आएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी ये फिर लिखाया जाएगा। अभी समझ के रखेंगे, वहां पर आपको क्लियरिटी आएगी, अरे हाँ सर ये बात पढ़ी हुई है।
अगली क्लास होगी उसमें मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाऊंगा स्पेशल क्लास में। जिसको मैक्सिमम मिनिमम पढ़ना है, स्लोप समझना है, वो क्लास का नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल अगर एक बार देख लेंगे, आपको उसमें आइडिया लग जाएगा कि क्लास का नोटिफिकेशन है। बाकी अनअकैडमी में अगर आप प्लानर को एक्टिव कर लेंगे तो वहां भी नोटिफिकेशन आ जाता है स्पेशल क्लास का। सिंप्लीफाइड फिजिक्स के नाम से अभी बताऊंगा, आगे करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड। घर जाके इनको याद करिए कि यार मुझे सीधा याद हो आईटी का एरिया क्या रहता है, चार्ज फ्लो, एक्सेलेरेशन टाइम का एरिया, चेंज इन वेलोसिटी। अगर कोई आई एक्स में है तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। चलो अगला। अरे 14 जून में अपने दोस्तों को मत लेके आओ, कल 6 बच्चों को डांट के भगाया है कि जगह नहीं है, कि सर करा दो सर, एडमिशन करा दो। 14 जून में कोई अपने दोस्त को कोई रिकमेंड नहीं करेगा। 14 जून में नहीं है जगह। आधा आधा घंटा समझाना पड़ता है कि बेटा कहाँ बैठेगा, जगह ही नहीं है सुबह शाम। 3 जुलाई का नया बैच आ रहा है, 22 का है, 28 का है, उसमें शिफ्ट करेंगे जो नया बच्चा आएगा। बोलो आगे बढ़े। तो एटी कर्व का एरिया क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर है? चलो जल्दी आओ फटाफट। चलो आज इंटीग्रेशन की ईएलपी करना, भले ही उसमें से 5 सवाल ही हो, पर भाई लड़ेगा जूझेगा तभी सीखेगा। बिल्कुल ऐसा केक वॉक नहीं होता है कि हाँ बिल्कुल आराम से कर लिए। लड़ना पड़ता है, गलत होते हैं, दिमाग पे जोर पड़ता है, तभी चीजों को समझने में मजा आता है। इसलिए एकदम ऐसा नहीं है, थोड़ा जूझना पड़ता है। अब कोई कर्व वाई एक्स में खींचा गया है, ये कोई कर्व है वाई एक्स में। अब जल्दी से बताइए इसका एरिया निकालना है। कोई आपको कहेगा एरिया, तो आपके मन में सीधा चलना चाहिए, अच्छा एरिया, एक छोटी सी स्ट्रिप आएगी। जल्दी से बता, यहाँ एक्स है तो यहाँ डी एक्स, यहाँ वाई। बता एरिया वाई डी एक्स, और टोटल x1 से x1 से x2। ये x1, यहाँ x1 नहीं दिख रहा, तो x1 कितना हो जाएगा? 0। यहाँ जो भी दे रखा है, तो कोई आपको कह दे कर्व दे रखा है इसका एरिया निकाल लो, सीधा एरिया वाई डी एक्स, एरिया वाई डी एक्स। तो कभी भी आपको कहा जाए वाई डी एक्स, तो आपको तुरंत सोचना चाहिए अच्छा वाई डी एक्स का मतलब वो क्या पूछ रहा है? एरिया। जैसे स्लोप डी वाई बाय डी एक्स इंपॉर्टेंट है, आपने दिमाग में याद कर लिया था, स्लोप बोले तो डी वाई बाय, तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स क्या होता है? एरिया ऑफ द कर्व, एरिया ऑफ द कर्व। अब वो किस तरह से देता है लैंग्वेज, वो देखना आप, कितना लॉजिकल लैंग्वेज वो पूछता है। आप देखना मैं क्वेश्चन लिखता हूं, इस वाली बात को आप फिर से लिखिएगा बाद में। जैसे
अब समझना, सॉल्व नहीं करना, सॉल्व तो सब हो ही जाएगा यार, सब किताबों में सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन मेरे समझ में नहीं आएगा तो काम का क्या। इसलिए पहले अंडरस्टैंडिंग की लड़ाई लड़ें कि यार हाँ सर मुझे चीजें सीखनी है। अब देख, अब समझ, ये क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, ये दिमाग में बैठा ना, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स एरिया होता है। कोई मुझे कहे इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स निकालो, मतलब एरिया निकालो, ये कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स निकालो, इसका मतलब इस कर्व का क्या निकालो, कहां से कहां तक का, वो भी कह रहा है जीरो से लेकर, मतलब इस उर्दू के शब्द का क्या मतलब है, मुझे मुझे क्या फाइंड करना है। क्या बात समझ में आ रही है। अब इस शेप को तो आपने सभी ने पहचाना हुआ है, कितने भागों में तोड़ दें, तीन, एक एक रेक्टेंगल, दूसरा ट्राइंगल, तीसरा भी ट्राइंगल। क्या तीनों एरिया निकाल सकते हो। चलो ये वाली वैल्यू भी दी होगी, ऊपर का वैल्यू 5 है, नीचे -5। चलो तीनों एरिया में निकाल के दिखा रहा हूं, सब काम आएंगे ये फिजिक्स में। सभी लोग बोर्ड पे देखो, A1 कौन है, रेक्टेंगल, बताओ लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई 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 5, चौड़ाई 1, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड 5। A2 कौन है, ट्राइंगल, A2 ट्राइंगल, फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट, A2 ट्राइंगल है, ये वाला देख, ये वाला देख, हाफ बेस बता, बेस 1 से स्टार्ट हुआ 2 पे खत्म हुआ, बेस हो गया 2 - 1, हाइट 5, 1 5/2। A3, A3 भी कौन है, ट्राइंगल, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस 2 से स्टार्ट हुआ 3 पे खत्म हुआ, 3 - 2, हाइट -5, -5, तो -5/2। बोलो क्लियर हुआ। तो बताओ टोटल एरिया, A1 + A2 + A3, 5 + 5/2 -5/2। बोलिए। तो उसने कहीं एरिया शब्द नहीं लिखा भाई, तो इस खूबसूरती को नहीं समझ रहे हो, उसने एरिया कहीं बोला ही नहीं ना यार, उसने क्या बोला, फाइंड वाई डी एक्स। अब तुझे ये चमकना चाहिए था कि यार आशीष सर, जिस प्रकार आपने मुझे प्यार से समझाया, बार बार बताया कि स्लोप होता है dy/dx, उसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। तो कोई मुझसे चलते फिरते पूछ ले इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स बताओ, तो मुझे पता होना चाहिए मुझे तो क्या निकालना है, एरिया। अरे बोलो ना, क्या निकालना है, एरिया। आ रहा है क्या, अगला लिखो, रुकना नहीं है, जल्दी लिख फटाफट। आ गया, चलो अब सीखो। एक बहुत पॉपुलर बात है, उस पॉपुलर बात को समझो। अब नीट से जोड़ रहा हूं चीजों को, ये तो सब क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। अब लड़ाई तो है कि सर सवाल, नीट में ये थोड़ी ना आएगा कि इंटीग्रेशन पे एक निबंध लिखो, है ना, ये तो अपन निबंध की तैयारी कर रहे हैं कि सारी आपने बातें समझा दी। सवाल, अब उस सवाल में सबसे जो पॉपुलर सवाल है वो सीखो क्या होता है। जैसे आपको पोजीशन दे रखी है, बोले तो x दे रखा है और x है फंक्शन ऑफ टाइम, तो आपने समझा था इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, क्या मिलती है, वेलोसिटी।
वेलोसिटी का फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं एक्सीलरेशन। भाई ये सबसे ज्यादा काम आता है। एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, वी विल गेट वेलोसिटी। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं, हमें एक्सीलरेशन मिलता है। सबसे पॉपुलर, एक्स का डिफरेंशिएशन करो वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करो एक्सीलरेशन। उल्टा भी सच है। अगर एक्सीलरेशन से वेलोसिटी चाहिए, इंटीग्रेशन। आपको एक्सीलरेशन दे रखा है, आप यहां पर बैठे हो और आपसे वेलोसिटी चाहिए, तो पता है आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। वेलोसिटी से पोजीशन चाहिए, इंटीग्रेशन। वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी से इंटीग्रेशन करेंगे, क्या मिलेगा? पोजीशन। क्या ये बात क्लियर है? क्या लिखना चालू करें? सबसे पॉपुलर सवाल काइनेमेटिक्स के। एक एकदम शानदार फ्लो होना चाहिए। ऊपर से नीचे जाते हैं डिफरेंशिएशन, नीचे से ऊपर चलेंगे इंटीग्रेशन। पहले आपको यह पता लगाना पड़ेगा दिए गए सवाल में क्या पूछा है, क्या दे रखा है। सबसे पॉपुलर है, नीट ओरिएंटेड है, कॉन्सेप्ट है ये। 100% सवाल इसमें पूछा जाता है। आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए कि आशीष सर कब इंटीग्रेशन होगा, कब डिफरेंशिएशन। डिपेंड आप कहां पर हो और क्या पूछा है। ऊपर से नीचे डिफरेंशिएशन, इसको पढ़ो ना, रट क्यों रहे हो? इसको पढ़ो ना, बार बार बोलोगे कितना मजा आएगा। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्सीलरेशन मिलता है, पोजीशन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वेलोसिटी मिलता है। कोई एक फॉर्म याद कर लोगे, दूसरा रिवर्स में चलेगा। क्लियर? बढ़ो आगे। अब जैसे क्वेश्चन लिखो, इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल moving along the x-axis is given as बोर्ड से देखें, बोर्ड से देखें। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन? अब ये बीच की स्थिति है। क्यों? x बस 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 v और a ऊपर से नीचे जाते हैं तो डिफरेंशिएशन, और नीचे से ऊपर जाते हैं तो इंटीग्रेशन। पता है, अगर एक्सीलरेशन होता तो आप बिल्कुल आंख बंद करके कह सकते हैं सर एक ही रास्ता है वो ऊपर जाने का, इंटीग्रेशन। पर अभी हम बी पर हैं, डिपेंड करेगा पूछा क्या है। अगर एक्सीलरेशन पूछेगा, साथ दीजिएगा, अगर एक्सीलरेशन पूछेगा तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, नीचे का रास्ता। और अगर वो पोजीशन पूछेगा तो ऊपर जाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। क्या इस बात की गहराई को समझ रहे हैं? जैसे अगर पोजीशन दे देता किसी सवाल में, मेरा साथ दीजिएगा, मुझे अकेला मत छोड़िए। अगर 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 पोजीशन दे रखा होता
तो केवल एक ही एक था कि पोजीशन से रास्ता कहां जाएगा, नीचे, क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। पर वेलोसिटी में मामला गड़बड़ है, डिफरेंशिएशन भी संभव है, इंटीग्रेशन भी संभव है। बोलो क्लियर है क्या? क्वेश्चन को पूरा लिखेंगे, क्वेश्चन को पूरा लिखेंगे। क्या वेलोसिटी का फंक्शन लिख लिया आप सभी ने? तो आइए पूरा क्वेश्चन को बढ़ाएं। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ओहो, कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t बराबर 2 सेकेंड। ब्रैकेट में लिखिएगा गिवन t बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर है। पूरा लिखना बोर्ड पर, t बराबर 0 पर, x बराबर 0। तो ये आपका होमवर्क है, घर पे चार चार चिल्लाइएगा अकेले में बैठकर, है ना? तो ये होमवर्क है। तो कल हम मिलेंगे, कल इंटीग्रेशन को खत्म करेंगे। आपका आज का होमवर्क है ईएलपी नंबर 4। चलिए बहुत बढ़िया। कहां पर? बर्गर किंग क्यों जाना है? चलो सब लोग एक साथ नहीं ले जाएं, मुझे अलग अलग करके ले जाएंगे बर्गर किंग। हाँ चलिए, धन्यवाद। आई कार्ड वाले भैया आ गए हैं, आई कार्ड ले लो भाई सब। बैच चेंज जिसने कराया था वो भी ले लेना है यहाँ पे, बैच चेंज के लिए जिसने दिए थे। दीपक बेरा, जानवी शर्मा, गर्ल्स का भी है कुछ। बैच चेंज जिसने कराया था वो भी ले लीजिएगा। जानवी शर्मा, फराबी, शाकिबा, सिमरन, या भीड़ मत लगाओ भैया। बैच चेंज कराया था क्या? क्या नाम है? ममल? नहीं तो यहाँ कार्ड दिया था क्या मेरे को? ऋषिका, नफीस, फैजान, तजामुल, मुन्ना, तरुण, कौन है? लीजिए। जैसिका गुप्ता, नहीं है आपका। जानवी शर्मा, फराबी, शाकिबा खान, सिमरन, वंदना भारती। बैच चेंज के लिए दिया था क्या? मेरे को कार्ड दिया था वही है। क्या नाम है देखो इसमें? जानवी शर्मा, एक मिनट रुकिए। हाँ मैं बोल रहा हूँ जो नाम बोला, 26। अब ठीक है। हाँ बैच चेंज वाले ये रहे इसमें। दीपक बेरा, ये 26,809। ठीक है। फराबी, शकीबा। हाँ आप जाइए, 25,400। जो मेरे को कार्ड दिए थे बैच चेंज के लिए, फराबी, सिमरन, वंद 24,75, वंदना भारती, अंकना मंडल, अनामिका, सुस्मिता, त्रिशा चौहान, सानिया, मनु यादव, जानवी सिंह, 266 ले जाइए। जानवी सिंह, आयुषी मीना, सुवज्ञ, निकाल लो उसमें से, मेरे को देना। साकेत, आदर्श, मेरे को देना एक बार निकालने के बाद, डायरेक्ट मत ले जाना। गर्ल्स 435। ठीक है। आंकना आप देखो, मेरे को देना। क्या नाम है? वो फोटो नहीं मिला मेरे को। साकेत 25,244। आपके फॉर्म की एंट्री नहीं आई है, मैंने देखा था, मेरे पास फॉर्म नहीं है। 25,244 नहीं है, बस यही है गर्ल्स। साकेत, साकेत, आदर्श, अनिल चौधरी, काफी। बेटा इनको इनको 22,788 ले जाइए। अरे ठीक है, ले जाइए। आपका है वो? ये हाँ, ले ले लिया। हाँ कहाँ से लिया?
बैच चेंज में से तो ले जाइए। हाँ ले जाइए, ये आपका है, ले जाइए नफीस भाई। बैच चेंज कराया था क्या आपने भी? बस आज लास्ट है, बस अब नीचे ही आके लेना। 23। ठीक है। साकेत साहू, आदर्श पटेल, काफिल खान,